गुरुजी, आपकी यात्रा से संबंधित अनुभव भी बताएं। चलो, ये तो अच्छी बात है। मैं अभी यूरोप के कुछ देशों में रहा, तो बहुत सी बातें हैं जो होती हैं जिनको हम सीख और समझ सकते हैं, और तो बहुत सी बातें ऐसी भी होती हैं कि जो हमारे जीवन के बहुत बड़े वरदान हैं, जिन्हें हम कभी सोच और समझ नहीं पाते। तो कुछ पश्चिम के देशों की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ उनके साथ उनकी विडंबनाएं और परेशानियां हैं। हमारे देश की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ हमारे साथ की परेशानियां और विडंबनाएं हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम के देशों की समृद्धि का जो कारक रहा, वो मैं ये मानता हूं कि वो कम आबादी के देश है। लग्जमबर्ग हम गए, 5.5 लाख की आबादी का देश है। और स्विट्जरलैंड गए, स्विट्जरलैंड में 90 लाख की आबादी का देश है। अब हमारे दिल्ली में 10 स्विट्जरलैंड बन जाए, 10 करोड़ की आबादी हमने हमारे दिल्ली की हो गई है, और उत्तर प्रदेश में 5 स्विट्जरलैंड बन जाए। तो अब ये जो इतनी भीड़ हमने इकट्ठी कर ली है अपने देश में, ये इसको ऐसा मानकर चलें कि जैसे हमारे मोहल्ले पड़ोस में, हमारे गांव गली में, हमारे किसी रिश्ते नातेदारों में कोई एक ऐसा परिवार है जिनके 10 बच्चे हैं या 8 बच्चे हैं, और कोई एक ऐसा परिवार है जिसके 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है। तो उन परिवारों की अवस्थाएं, स्थितियां और सब देखकर ही आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। तो हम इसको पता नहीं कैसे सीना ठोक के बताते तो हैं कि हम भारत में पूरी दुनिया में नंबर 1 हैं, कि हमने चीन को भी पिछाड़ दिया, हम सबसे ज़्यादा आबादी वाले हैं। लेकिन ये आबादी बहुत बड़ी समस्याओं का भी कारण है। तो चीज़ें व्यवस्थित नहीं कर सकते हो आप। भीड़ के हुजूम में भीड़ होती है भेड़ों की, और शेर और सिंह होते हैं मात्रा में कम। तो वहाँ से अगर हम कोई चीज़ सीख समझ पाएँ तो उनका जो अनुशासन है, उनकी जो एक हम यहाँ कहते हैं स्वावलंबी की बात करते हैं और आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, लेकिन पश्चिम के देशों से हम ये सीख सकते हैं कि कैसे 16-18 घंटे तक काम किया जा सकता है, कैसे डिसिप्लिन वे में काम कर सकते हैं। अगर मूंगफली का छिलका राष्ट्रपति सड़क पर नहीं फेंक सकता, तो वहाँ भीख मांगने वाला भी नहीं फेंक सकता। पहली बात तो भीख मांगने वाले कम है, लेकिन वो भी नहीं फेंक सकता। हाँ, एक चीज़ मुझे ज़रूर देखने को मिली और मुझे बात करते करते ख्याल आ गई कि जो कलाओं के प्रति एक उदासीनता है, ये बहुत सुखकर नहीं है। जितने भी आर्टिस्ट्स हैं दुनिया में, चाहे वो भारत में हो चाहे दुनिया के विभिन्न देशों में हो, उनके बारे में विचार करने का समय है। हमने 14वीं-15वीं शताब्दी से कलाकारों को मान्यताएं देनी शुरू की। अकबर ने अपने दरबार में नवरत्न रखे। पूरी दुनिया में, मेसोपोटामिया से लेकर के और ब्राज़ील और आपका रोम और सारी दुनिया की संस्कृति और सभ्यताओं का विकास हुआ। उसी में आपके चाहे विंसी हों, लियोनार्डो दा विंसी हों, चाहे आर्किमिडीज हों, चाहे जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, चाहे डायोजनीज हों, चाहे आपके अरिस्टोटल हों, चाहे सोक्रेटिस हों, चाहे हमारे भारत के जितने बहुत सारे अनुसंधान हुए, वो अनुसंधानों का परिष्कार का समय सब रहा। तो हमने अपने यहाँ हर कालखंड में, जो जिसको हम विक्रमी संवत बोलते हैं, बल्कि हम तो इसमें बहुत पुराने हैं, 2000 या लगभग 2100 साल पहले हमारे यहाँ इसकी मान्यताएं थी। कालिदास थे तो वो संगीत और शास्त्र के विद्वान थे, कुछ और थे तो वो किसी और विद्या के विद्वान थे। और पीछे चले जाएं तो रामायण महाभारत काल में भी राजा जनक के दरबार में जो पूरा का पूरा एक दरबार लगता था, उसमें अलग अलग विशिष्टताओं को लेकर के वो सब कलाकार ही थे। एक अगर हम किसी भी विद्या के पारंगत व्यक्ति की पहचान करते हैं तो एक आर्टिस्ट ही होता है। लेकिन मैं देखने में मुझे आ रहा है, मैं पिछली बार में जब यूरोप गया था 2019 में, और उससे पहले भी मैं जिन जिन देशों में बहुत बार मुझे जाने का मौका मिला, कलाकार भीख मांग रहे हैं। आर्टिस्ट दुनिया में भीख मांग रहे हैं। ये देखने में तो अच्छा लगता है कि मेरा जूता है जापानी, वो उस पर निकाल रहा है मेडोलियन पर, या वो संगीत सुना रहा है और उसके एवज में आप उसे 1-2 यूरो डाल रहे हैं कुछ। लेकिन ये सोचने में अच्छी बात नहीं है। इसकी एक्चुअली इसकी जो दूसरा जो इसका संदेश है, जो प्रकाट्य रूप से है, दूसरा संदेश बड़ा भयावह है। दूसरा संदेश ये संदेश देता है कि आप आर्टिस्ट मत बनना, वरना भीख मांगनी पड़ेगी। या कलाकारों का भविष्य है ही क्या? अब एक बात ऐसी थी, तो वो जितने भी ये विद्यावान लोग हैं, जो इस तरह के गुणवान लोग हैं, कि वो तो अच्छी बात है। अब जब ये अमिताभ बच्चन का रिश्ता गया जया भादुड़ी के लिए कोलकाता में, और वो सारी बात हुई, तो उन्होंने पूछा तो ठीक है, लड़का काम करता है। वो पहले एक कोलकाता में कंपनी हुआ करती थी कोयले की, उसमें काम करते थे, मैनेजर थे अमिताभ बच्चन, लेकिन छोड़ करके फिल्मों में चले गए थे। तो उन्होंने कहा फिल्मी कलाकार तो ठीक है, लेकिन करता क्या है? ये बड़ी मुश्किल बात है। तो ऐसे ही बहुत सारी विद्याओं में ऐसा है कि आप आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन करते क्या हैं? जैसे कि आर्ट अपने आप में कुछ करना नहीं है।
तो ऐसे में ये होता है कि जो बहुत सरस्वती के गहरे उपासक होते हैं उनका प्राय लक्ष्मी से मोह थोड़ा कम हो जाता है, और लक्ष्मी में अगर बहुत निश्चितता करेंगे तो अपनी कला से न्याय ना कर सकेंगे। वो ऐसे बहुत सारे गुरु भी हैं, जो वास्तविक गुरु हैं वो सरस्वती प्रियता को उपलब्ध होंगे, वो फिर धन का काम बंद कर देंगे, धन की दिशा में उनका दिमाग नहीं चलेगा उतना, जानते सब है वो, लेकिन उस पर आश्रित नहीं होंगे। जो सिर्फ धन पर ही आश्रित है, सरस्वती को उनसे ज्यादा वास्ता नहीं रह जाता। तो सरस्वती और लक्ष्मी का थोड़ा सा एक चलता है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सरस्वती और लक्ष्मी जो दोनों चीजें होती हों। तो ऐसे में कोई कलाकार 100 वर्ष बाद आपको कलाकार ढूंढने मुश्किल होंगे। आपको ऐसे पहचानेंगे आपकी, अच्छा अरे जहां वो बढ़िया म्यूजिक बजाने वाले हैं, आप वो उस वाले शहर में जाना चाहते हैं क्या, वो जब देश में बाहर कहीं से उतरेगा तो ये, क्योंकि इसका जो परिणाम है वो परिणाम पूरी यात्रा का प्रतिबिंब है। यानी आपने पूरे जीवन, मैंने देखा बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं वहां जगह, और कोई भिखारी नहीं मिला यूरोप में मुझे, जो भी उसे भीख का स्वरूप कहें, मदद की गुहार कहें, कुछ भी कहें, लेकिन मुझे साथ साथ ये भी लगा कि जहां विस्थापितों को और खास दूर से कहा जाए घुसपैठियों को सरकार 60-60 हजार रुपए प्रति बच्चे के हिसाब से वजीफे देती हो, तो वहां आप कलाकारों को क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या कुछ, कि कलाकारों के लिए कैसे निश्चित वो करें। सरकारों को चाहिए तो ये कि एक पैरामीटर बनाएं उनको आप मान्यता देने के लिए, उनके एक्रेडिटेशन करें। जितने आर्टिस्ट हैं, चाहे बांसुरी वादक हैं, चाहे ढोलक बजाने वाले हैं, चाहे पेंटर हैं, चाहे संगीतज्ञ हैं, चाहे कवि हैं, चाहे लेखक हैं, वो चूंकि सीधे सीधे दोनों पार्टियों से जुड़े हुए नहीं होते, तो उनके लिए सरकार को एक पैरामीटर बनाना चाहिए जिसमें उनको एक्रेडिटेशन दे, एक्रेडिटेट करे, यानी उनको मान्यता प्रदान करे उनके कला धर्मिता के आधार पर। उसकी ग्रेडिंग रख सकते हैं आप कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, या 3 ग्रेड रख सकते हैं। उन ग्रेडिंग के आधार पर सरकारों को इतने दुनिया भर की फंड, एक आदमी घसीटा राम पूरे जीवन 20 साल तक झूठ झाट बोल के और राजनीति में जाकर के मंत्री जी हो गए, और उसके बाद उनको पूरे जीवन वजीफा मिल सकता है, मतलब पूरे जीवन उनको पेंशन मिल सकती है। लेकिन एक कलाकार जो पूरे जीवन आपकी धरोहर को लिए बैठा रहा, जो आपकी परंपरा और आपकी जो एक नींव है उसको पानी देता रहा, वो बुढ़ापे में भीख मांगता है या बुढ़ापे में उसका दुखी हो जाता है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा और पूरी दुनिया को सोचना पड़ेगा इस बारे में। तो ऐसे कलाकारों के वजीफे निश्चित होने चाहिए। एक व्यक्ति जो सरकारी सेवा के रूप में कहीं दाखिल होता, सभी नहीं होते, सभी लोगों, सभी नेता, सभी राजनीति में भी ऐसे, सभी तो कहीं भी कभी खराब नहीं होता और सभी कहीं कुछ अच्छा भी नहीं होता, सभी किसी भी क्षेत्र में आप ले लें। लेकिन एक व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी करता है, सरकारी नौकरी करते करते उसे तनख्वाह मिलती रहती है, उसको उसे पेंशन भी मिलती है पूरे जीवन। कई ऐसी अवस्थाएं हैं जिनमें पेंशन फिर उनके उत्तराधिकारियों को भी मिलती है, उनकी बेटियों को, बेटों को, या ऐसे कई लोगों को जो वो सिद्ध करते हैं कि हम निराश्रित हैं और कोई हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उनकी। तो कितने सारी चीज़ों को सरकार ढोती है। तो किसी शहर में कितने कलाकार होंगे, कितने ऐसे कलाकार होंगे जो एक्रेडिटेशन की परिधि को पार करेंगे। उनको सूचीबद्ध करके उनको एक निश्चित रकम दी जानी चाहिए, ताकि वो सड़क पर बैठ करके वाद्य यंत्र इसलिए ना बजाएं कि उन्हें शाम को खाना खाना है, वो अपने घर में बैठ के वाद्य यंत्र बजाएं, और या उनकी प्रस्तुतियां भी निश्चित कर दें कि आपको सरकार के ही पैनल में वर्ष में 4 प्रस्तुतियां देनी है। आपने एक इंडिपेंडेंस डे पे करना है, एक आपने जो है फ्रीडम डे पे करना है। अब 2 दिवस तो आपके 26 जनवरी 15 अगस्त वैसे ही आते हैं, 2 दिवस और जोड़ दीजिए, होली दिवाली या कुछ भी। उन 4 दिवस पर एक छोटा सा प्रोग्राम करिए उस शहर का, और उसमें आप उनकी प्रस्तुतियां भी करा दीजिए उसकी एवज में, जो उनको वर्ष भर आपने पारितोषिक दिया है। तो ये करना चाहिए सरकारों को, और इस दिशा में हमारी फाउंडेशन भी काम करेगी। और आप हमें बताएं अगर आपके शहर में कोई वास्तव में ऐसे कलाकार हैं जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और उन आर्टिस्ट को किसी तरह की मदद की जरूरत है, तो बड़ा समझने की आवश्यकता है। ये हमारे बड़े एक निकटतम व्यक्ति हैं, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे मेरठ में, तो वो सच्ची घटना उन्होंने मुझे शेयर की, और उनकी पत्नी भी बहुत बड़ी लोक गायिका है। तो वो बात बता रहे थे एक बार कि एक कोई जो बिस्मिल्ला खान थे, बिस्मिल्ला खान को शहनाई वादन में भारत रत्न दिए जाने की बात हुई। तो भारत रत्न के लिए उनका नाम नामित किया गया, बनारस में वो रहते थे, तो वो उस समय बनारस के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। तो ओब्वियसली राष्ट्रपति के यहाँ से या प्रधानमंत्री ऑफिस से कोई ऐसा आदेश होता है तो वो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाता है। तो डीएम ऑफिस में जब वो ऑर्डर पहुंचा, तो ऑर्डर पहुंचते पहुंचते कैसे विकृति को उपलब्ध होता है, तो उसका नज़ारा उन्होंने मुझे सुनाया, अपना अनुभव सुनाया कि वो डीएम ने आदेश किया एसएसपी को
कि बिस्मिल्लाह खान हैं, उनका ज़रा पता लगाइए कि वो कहाँ, उनका एड्रेस वगैरह सब ठीक है कि नहीं और वो कहाँ रहते हैं, उनसे संबंधित एक पत्रावली पर हम विचार करेंगे। एसएसपी ने ये बात डीएसपी को कही, डीएसपी ने ये बात सीओ को कही, सीओ ने ये बात वहाँ के जो थाना अध्यक्ष थे उनको कही, जो कोतवाल के थे, कोतवाल ने सर्कल का जो एसआई था उसको कही, सब इंस्पेक्टर था उसको कही। वो होते होते बात लगभग ऐसा रूप ले गई कि बिस्मिल्लाह खान है कौन, जरा इसको पता लगाओ कहाँ रहता कहाँ है। अब वो सबसे लास्ट में जब वो बात दरोगा को पहुंची पुलिस चौकी के, तो उसने ये बात फिर जिस पुलिस को सिपाही को गई, वो डंडा फटकारता हुआ साइकिल चलाता हुआ बिस्मिल्लाह खान के घर पहुंचा और जाके 2 दरवाजे पर डंडे मारे। बोले बिस्मिल्लाह खान तो कलाकार जैसे होते हैं, ऐसे बिस्मिल्लाह खान भी थे। बोले हाँ जी हाँ हुजूर। बोले क्या गड़बड़ करी है आपने? बोले भैया मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो शहनाई बजा रहा हूँ इतने समय से बैठे हुए। बोले ऐसा है 1-2 दिन का वेट करो, आपको फिर हम आपको बुलाया जाएगा, आपसे बात होगी। फिर दूसरी बार संदेश ऐसे ही पहुंचा तो उसमें कहा उनको बुलाया जाए, उनसे मीटिंग करनी है, डीएम ऑफिस में उनको लेकर आया जाए। ऐसे ही सरकारी मैसेज वहां तक पहुंचा तो वो जो सिपाही था वो फिर पहुंचा तो 2 डंडे फिर फटकारे दरवाजे पर और उन्हें बैठा के साइकिल के कैरियर पे पीछे और लेके गया पूरे शहर से। और बिस्मिल्लाह खान बेचारे डरते डरते पहुंचे कि पता नहीं पुलिस ने बुलाया क्या चक्कर। वहां जाके पता चला कि उनका नाम भारत रत्न के लिए ये हमारे देश की विडंबना है कि हम कैसे किसी चीज को लेते। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा उसका सबने माफी मांगी, ऊपर से नीचे तक हर आदमी ने उनसे हाथ जोड़कर पैर पकड़ के माफी मांगी कि हम पहचान नहीं सके कि क्या बात हुई और हम क्या मैसेज था, क्या संदेश था। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो हम अगर इन कलाकारों को चिन्हित कर सकें और देख सकें, आप जितने भी लोग हमारे से जिन शहरों से जुड़े हैं, आपके शहरों में जो ऐसे आर्टिस्ट हों उनको आप मदद करें, उनका सहयोग करें और उनकी उस विद्या और उस चीज़ को थोड़ा सुनने और समझने की कोशिश भी करें। ये पूरे जीवन की क्रीम है। ये जो है आपके मंदिर में बैठी हुई सरस्वती है, अगर सरस्वती को बाहर निकाल दोगे तो कुछ बचेगा नहीं। अगर विद्या की गुणधर्मिता नहीं रहेगी, अगर कला संस्कृति और सभ्यता नहीं रहेगी तो फिर बचेगा क्या? फिर तो सारी उलटवासी है। फिर तो समाज में अगर आप कला धर्मिता को समाप्त कर दें तो दर्शनीय कुछ भी नहीं रह जाता। और अगर परमात्मा से आप प्रेरणा लें तो उन्होंने पूरी दुनिया को सुंदर ही बनाया। सृजनशीलता सबसे बड़ा गुण है ईश्वर का। तो जो भी सृजनात्मकता में लगा है किसी तरह की, उसकी मदद की आवश्यकता होती है, उसको मदद करनी चाहिए, उस बारे में हमें सोचना और समझना चाहिए। ये समाज में हमने धीरे धीरे उसको उपेक्षित किया तो ये ऐसा होता चला गया कि फिर कोई भी अपने बच्चों को कलाकार नहीं बनाना चाहता है। जब बच्चा कहता है कि मेरी पेंटिंग में रुचि है तो मम्मी पापा उसका विरोध करते हैं। जब वो कहता है मैं संगीत सीखना चाहता हूँ तो मम्मी पापा उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं। इसी वजह से नहीं बढ़ाते। इवन फोटोग्राफी, ये बहुत सारे ऐसे जहाँ भी आप क्या हैं उसको सिद्ध कर सकते हैं, वहीं से आपको हटा लिया जाता है। और जिसने भी मैं क्या हूं इसको सिद्ध किया है, पूरी दुनिया उन्हीं को मानती, उन्हीं को जानती है। पूरी दुनिया के देश, पूरे आपके मंदिर, आपके सारी कंदराएं, आपके सारी पेंटिंग्स, आपके सारे चित्र, वो सब उन्हीं को जानते हैं जिन्होंने कहा कि हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन जिनको हमने पहचाना, जिनको हमने क्लर्क बनाना चाहा, जिनको हमने साधारण टाइपिस्ट बनाना चाहा, जिनको हमने किसी न किसी चीज़ में चिपका करके काम कराना चाहा, वो सब वो लोग थे जिन्होंने सिर्फ अपने लिए ही सुविधाएं चुनी, समाज के समाज को क्या दे इस बारे में नहीं सोचा। तो एक व्यक्ति जो पूरे जीवन नौकरी और तनख्वाह पाता है, उसको उसके बाद भी पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन एक आदमी पूरे जीवन को अनुसंधान कर रहा है, उसके बाद भी उसके लिए कोई व्यवस्था हमारी सरकारों की तरफ से और समाज की तरफ से नहीं होती। सरकार भी वही करती है, समाज करता है। समाज में अगर इसकी मांग उठेगी तो ये चीज़ें होने लगेंगी और ये चीज़ें फिर सही दिशा में आगे जाएंगी। बहुत सारे ऐसे वृत्तांत और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें सीखने समझने जैसी हैं। तो बात हो रही थी विदेश की बातों की और उस सब की। उन्होंने हमसे बहुत कुछ सीखा और बहुत कम समय में पूरी दुनिया में कुछ का कुछ कर दिया। पूरा स्विट्जरलैंड 60 से 70 वर्षों में इतना निखर करके, इतना उभर करके ऊपर आया है कि पूरी दुनिया का सर्वोत्तम देश हो गया है। आज वो प्रति व्यक्ति विकास के दर में सर्वोच्च देश है। सुंदरता और सफाई में उसका कोई मुकाबला नहीं है। वहाँ कि हम अपने 95 रुपये खर्च करके उनका 1 रुपया अर्जित कर पाते हैं। या ऐसा समझें कि हम उनके 1 रुपये की चीज़ खरीदने के लिए 95 रुपीज़ खर्च करेंगे। ये उनकी मुद्रा की एक गति है और पिछला 60-70 साल का पूरा इतिहास है। हम 60-70 साल, हम जितने आगे बढ़ रहे हैं उतने कहीं ना कहीं किसी न किसी अवस्थाओं में हम दूसरी तरह से घिर रहे हैं। इस पर विचार करने की आवश्यकता हमें है। हालांकि पिछले 10-12 सालों में बहुत कुछ सुधार भी की दिशा में वापस गति हुई है और आगे चल करके देश अच्छी दिशा में जा भी रहा है, जाएगा भी। लेकिन हम सबके करने से होगा। वहां एक भी व्यक्ति जंगल में बैठा हुआ भी, जहां उसे कोई भी नहीं देख रहा है, वहां भी माचिस की तीली भी किसी
पोखर, किसी सरोवर, किसी जलाशय, किसी समुद्र, किसी धारा में कहीं नहीं फेंकता है। रात को 12 बजे भी अगर रेड लाइट हुई है और ना उस तरफ कोई है, ना उसके पीछे कोई है, ना बाएं कोई है, ना दाएं कोई है, तब भी आदमी अपना मोटरसाइकिल लेकर के रेड लाइट पर खड़ा हुआ है। ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है, ये एक्चुअली अब हम जब बाहर से आते हैं तो हम बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन जब हम यहाँ खड़े होते हैं तो रेड लाइट क्रॉस करके भाग जाते हैं। तो कौन बनाएगा ये सब चीजें, कौन करेगा इसको? और कोई सरकार और कोई पुलिस, 150 करोड़ आप हो गए हैं तो 150 करोड़ ही फिर पुलिस पैदा करनी पड़ेगी। फिर तो हर आदमी के पीछे पुलिस वाला डंडा लेके खड़ा होगा। अगर ऐसी अवस्था की कल्पना हम करें तो वो कभी ना हो सकेगा, और ज्यादा खराब स्थितियां हो जाएंगी। तो अनुशासन हमारे स्वस्फूर्त होता है, सेल्फ ओरिएंटेड होता है, हमारे अंदर से निकलता है। तो अगर हम ये सोच सकें और उसको कर सकें तो बहुत अच्छा है। अपने घरों से कचरा निकालते हैं और कचरा बाहर फेंकते हैं। अब वहां कचरा, अगर आप कचरे को कहीं डिस्पोज कराना चाहते हैं उसकी भी शुल्क है, और हर कचरे का अपना सिस्टम है। अपने घर से अगर आपने कोई बाहर निकाल कर सामान रखा है, उस सामान को अगर वो सामान उस पर लिख देते हैं कि हमारे यूज का नहीं है, कोई ले जाना चाहे तो ले जा सकता है, फ्री है। आपके घर में एक टेबल है, वो एक्स्ट्रा बच गया है, उसको उन्होंने लिखा कि फ्री फॉर ऑल, तो बाहर रख दिया, कोई उठाकर ले गया तो ठीक है। लेकिन अगर उसे 5 दिन तक 10 दिन तक किसी ने नहीं उठाया और वहां के नगर पंचायत ने या म्यूनिसिपैलिटी है, जो भी वहां का अथॉरिटी है, उसने उठाया, तो आपसे उसे उठाकर ले जाने के, डिस्ट्रॉय करने की फीस लेगी आपसे वो। तो ऐसा इस बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं जो सीखने समझने जैसी हैं। लेकिन हमारे यहाँ हम सोचते हैं कि सब कुछ कोई दूसरा करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। ये कुछ बिंदु हैं जो मुझे लगते हैं, बाकी तो उस बारे में हम बात करेंगे और ये सब चलेगा। उसमें जो जो चीज़ें आती जाएंगी उस पर आपसे डिस्कस होता जाएगा। तो ये अगर हम कुछ बातें समझ लें, सीख लें, तो हमारे लिए बहुत बेहतर और अच्छी हैं। हालांकि बहुत सारी वहाँ ऐसी भी बातें हैं जो हमारे देश से सीख कर, समझ कर ही वो आगे बढ़ी हैं, लेकिन हम बस उन्हें जैसे भूल गए या हमने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो हमारे जीवन से वो चीज़ें अलग होती चली गई, वो शिक्षाएं अलग हो गई, वो बातें अलग हो गई, पूरा विज्ञान। अब जर्मनी आप जाएंगे तो सारा का सारा विज्ञान भारत से गया है, लेकिन हम ही इस बात को मानने और सुनने को तैयार नहीं है। वहाँ जर्मनी में जो एक चर्च है, कोलन कटीलन करके एक चर्च है वहाँ, तो द्वितीय विश्व युद्ध में उस पर बमबारी की गई। तो वो इतने तासुबी हैं, इतने अपने आत्म स्वकेंद्रित हैं, उतने कहना चाहिए स्वाभिमानी हैं जर्मनी, उन्होंने उस चर्च को रिपेयर नहीं किया। उस पर वो आज भी काला का काला खड़ा है एकदम, वो धूल के गुब्बार उसके ऊपर चिपके हुए हैं। और पूरी दुनिया को, बच्चों को पढ़ाया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जिस बात के लिए ये कमिटमेंट था कि कोई आदमी धर्मस्थलों पर किसी प्रकार का प्रहार नहीं करेगा, उसके बाद भी यहाँ पर प्रहार किए गए, और उसका प्रमाण ये है। तो वो उसको बार बार उस जख्म को हरा रखते हैं ताकि हम इतिहास की बातों को याद रख सकें, और हमारे बच्चे बार बार उस बात को समझते रहें कि दुनिया में कौन किसने क्या किसके साथ किया। लेकिन हमारे यहाँ कुछ नहीं, हम यहाँ 50 बार 100 बार लुटे पीटे बैठे हैं, और हम गुणगान उन्हीं लोगों का कर रहे हैं जो लुटेरे थे, जो डकैत थे, उनको ही हीरो बना करके हमारे पाठ्यक्रमों में पेश कर दिया गया, और हमें किसी बच्चे को बताने को हम तैयार नहीं है। तो ये एक बड़ा हमारे यहाँ दोष रहा। धीरे धीरे क्या चीजें ठीक हो जाएंगी और हम समझ पाएंगे तो अच्छा होगा। जर्मनी में अग्निहोत्र यज्ञ पर रिसर्च चलता है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। वहाँ इसलिए चलता है कि वो वेदों को पढ़ रहे हैं। वेदों के जो पूरे मंडल हैं, हमारे पास 9 मंडल हैं, और उसके जो शेष मंडल हैं ऋग्वेद के, सब जर्मनी फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में रखे हुए हैं। जो मैक्स मूलर हैं वो अनुवाद करने के बहाने से ले गए थे भारत से, वापस आए नहीं है फिर हमारे यहाँ। तो ये सब ऐसा चलता है। और भी बहुत सारी चीज़ों में यज्ञ पर रिसर्च के अलावा और बहुत सारे काम वो ऐसे कर रहे हैं जो काम, देखिए पहली जो पीएचडी है वो रूस में है, रामचरितमानस पर। पहली जो पीएचडी गायत्री पर है वो लंदन की है। पहली जो पीएचडी आपके योगा पर है वो यूरोप की है। तो अब हम भारत में, हम आज भी योगा में, ध्यान में, ज्योतिष में और बहुत से अच्छे, कई सारे अच्छे विषयों में आज भी पीएचडी की व्यवस्था हमारे यहाँ उतनी फ्रीक्वेंसी के साथ अवेलेबल नहीं है कि उसको नहीं कर सकते हम। विदेशों में हो रहा है। तो ये चीज़ें शायद आने वाले समय में हो पाएंगी और बढ़ जाएंगी तो अच्छा होगा, लेकिन अगर हम समझ लेंगे तो ठीक होगा। और इस सब की डिमांड भी तब होती है जब हमारे मन में वो विचार पैदा होने लगे और उस विचार पर हम अपने आप को केंद्रित करने लगे, तो फिर वो बात फिर समाज में भी फैलती है और समाज में भी जाती है। तो जो बच्चा किसी का कलाकार बनना चाहता है उसे कलाकार ही बनाइएगा। सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन मैं देख रहा हूँ यहाँ भारत में कि जो कुछ होना चाहता है वो नहीं हो पा रहा है, वो कुछ और हम उसे बना दे रहे हैं, और वो कुछ और बन के कभी खुश नहीं रह सकता है। वो कुछ और बनकर के कभी, तो हमें समझना चाहिए कि वो क्या बनना चाहता है, वो हम ध्यान देंगे तो अच्छा होगा। अभयाम
भज रे चित्त संततं मायाम् अभयां भज रे